हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शोभिका। वेलकम बैक टू माय चैनल शोभिका त्रिपाठी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो भाई चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हो चुका है कवर। चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी लोग टीचिंग एस्पिरेंट हैं और टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक वाइज सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक एमसीक्यू सेशंस चल रहे थे तो आपको था कि हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है। बहुत सारे आपके कमेंट्स मिले तो ये सोचा गया, ये इनिशिएटिव लिया गया कि आपके लिए टॉपिक वाइज स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई थर्ड चैप्टर अपना। ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। भाई हेरिडिटी से हम क्या समझते हैं और एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं, कैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट किसी इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है और उसकी अपब्रिंगिंग में इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। तो जब भी हेरिडिटी की बात होती है हम ये समझते हैं कि भाई जीन्स की बात हो रही है। ठीक है, जीन्स के बारे में हम समझते हैं। और एनवायरनमेंट यानी कि हमारी जो भी सराउंडिंग है, जो भी हमारी सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी में जो भी अपब्रिंगिंग है उसको हम एनवायरनमेंट से रिलेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की बात करें यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण की बात करें तो यहाँ दो टर्म्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नेचर यानी कि प्रकृति और पोषण। नेचर जो वर्ड है, ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है? हेरिडिटी से संबंधित है। ठीक है, आनुवंशिकता से संबंधित है, विरासत और गुणों से संबंधित है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, नेचर से हमारा तात्पर्य ये है कि इससे आनुवंशिकता से संबंधित शब्द है, ये इनहेरिटेड है। भाई बच्चा जो भी अपने पूर्वजों से लेता है जीन्स के थ्रू वो सब कुछ नेचर में आ जाता है। ठीक है, वहीं अगर नरिशमेंट की बात करें तो बच्चे का पालन पोषण हम किस तरीके से कर रहे हैं वो नरिशमेंट में आता है, नरिश में आता है और पोषण में आता है। ठीक है, तो दो टर्म्स हमने पढ़े अभी, नेचर एंड नरिश। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा और बेहतर तरीके से। ठीक है, हेरिडिटी क्या है और आनुवंशिकता क्या है, अब सेपरेटली पढ़ते हैं। हेरिडिटी को समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। जो भी ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स से बच्चों में, ठीक है, जो भी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिलता है वो सब कुछ क्या है? हेरिडिटी है। आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई एक बच्चा अपने पिता से रिजेम्बलेंस कर रहा है, मतलब काफी हद तक उसकी शक्ल हल्की हल्की पिता जैसी लग रही है। तो वो किस तरीके से लगती है, क्यों लगती है? जीन्स की वजह से लगती है। हेरिडिटी में उसको गिफ्ट में मिला होता है वो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती नहीं है, जैसे कैरेक्टर हो गया किसी पर्सन का, वो उसकी मम्मी जैसा है। ठीक है, तो ये हम कुछ फैक्टर पढ़ेंगे जो कि हेरिडिटी में जिसका रोल होता है। ठीक है, हेरिडिटी किन चीजों पर डिपेंड करती है ये सब पढ़ेंगे, थोड़ा आइडिया लेंगे भाई। तो पेरेंट्स, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। भाई जेनेटिक ट्रेट्स जो पेरेंट्स से एक बच्चे में आते हैं, ठीक है, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स रिजल्ट इन इनहेरिटेंस। भाई क्या क्या चीजें आ सकती हैं? इंटेलेक्ट है यानी आपका जो एक समझदारी है यानी बुद्धि है। ठीक है, अगर माँ बाप बहुत बुद्धिमान है तो चांसेस हैं कि बच्चा भी बुद्धिमान होगा। ठीक है, अपीयरेंस हो गया और इवन डिजीजेस भी आ जाते हैं। कुछ हेरिडिटी प्रॉब्लम जो है वो भी आ जाती हैं हेरिडिटी के थ्रू। तो बीमारियां भी आ सकती हैं, जरूरी नहीं है कि शक्ल सूरत ही आए, बीमारियां भी आती हैं बहुत बार। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब इफेक्ट्स की बात करते हैं, आनुवंशिकता के प्रभाव किसी व्यक्ति पे कैसे पड़ते हैं। और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि शारीरिक विशेषताएं जो है किसी बच्चे की, किसी व्यक्ति की, ठीक है, वो भी पढ़ सकती है। भाई माँ बाप का जो भी है ना फिजिकल स्ट्रक्चर है, हो सकता है कि बच्चे का भी उसी तरीके से हो जाए। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे का जो है दादाजी पे चला जाए, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स पे चला जाए। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक चांसेस है कि मदर फादर के इमीडिएट मदर फादर जो है उन पे ज्यादातर जाएगा, लेकिन अपने दादा दादी नाना नानी पे भी बच्चा जा सकता है। अलग अलग, भाई नाक किसी पे चली गई, आंख किसी पे चली गई, आई कलर किसी पे चला गया। ठीक है, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलिजेंस जो है, समझदारी, बुद्धिमानता और कैरेक्टर, ये सब चीजें क्या है? हेरिडिटी पे इफेक्ट, हेरिडिटी का इफेक्ट रहता है किसी भी व्यक्ति के अंदर। चलिए सपोज आपकी बात करें अगर, तो ऐसा हो सकता है कि आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आपकी मम्मी की तरह हो या आपके पापा की तरह हो या आपके किसी पूर्वज की तरह हो, या बहुत बार होता है कि आपने किसी को देखा नहीं है लेकिन उसकी तरह है फैमिली में। ठीक है, तो आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, बॉडी टाइप, हाइट, स्किन कलर, ये सब कुछ क्या है? हेरिडिटी का इफेक्ट है। तो आपके पास जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे हेरिडिटी से तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आई कलर जो है ये किसकी वजह से होता है? इन्वायरमेंट की वजह से होता है, हेरिडिटी की वजह से होता है, या फिर ऐसे ही हो जाता है।
ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि इफेक्ट्स क्या होते हैं हेरिडिटी के, इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इन्फ्लुएंस क्या है हेरिडिटी का, आनुवांशिकता के प्रभाव क्या है। कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है, ठीक है, तो उसको हेरिडिटी मिलती है गिफ्ट में, ठीक है, बिना हेरिडिटी के तो नहीं बॉर्न हो सकता। सबसे पहले तो भाई कोई भी बच्चा बॉर्न होता है तो फीमेल में XX क्रोमोसोम और मेल्स में स्पर्म के थ्रू XY क्रोमोसोम जब मिलते हैं, फर्टिलाइज होता है एग, ठीक है, तभी क्या होता है, एग फर्टिलाइज होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या तो XX बनता है, भाई इसका X और इसका X दोनों कंबाइन होके या तो XX यानी फीमेल चाइल्ड, और या तो फिर XY यानी कि मेल चाइल्ड, ठीक है, बनता है, यानी कि जाइगोट बन गया। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो XX बनेगा या तो XY बनेगा। तो जब X फर्टिलाइज होता है, बनता है, तो XX या फिर XY में बनता है। और जो भी क्वालिटीज हैं बच्चे की पेरेंट्स की जो भी क्वालिटीज हैं बच्चे में इसी के थ्रू आ जाती हैं, ठीक है। अब आगे इसको थोड़ा और देखेंगे। ऑल क्वालिटी दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। जो भी बच्चा गुण अपने माता पिता से विरासत में लेता है वो क्या है, आनुवांशिकता है, ठीक है। ये एक तरीके से स्टैटिक हो जाता है, मतलब आपको एक बार मिल गया, अब वो चीज आपकी बॉडी में स्टैटिक है, मतलब वो तो है ही, इंफॉर्मेशन है एक तरीके से। आपको किस तरीके से बढ़ना है, आपका रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है, हेरिडिटी डिसाइड करती है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब वुडवर्थ ने क्या कहा था, बोथ आर इक्वली इसेंशियल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इन हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। अब आपके जो यूपी टेट के पेपर होते हैं या जो स्टेट टेट के पेपर होते हैं उसमें आपको कुछ इस तरीके से लाइन या स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि ये कथन किसने बोला, ठीक है। तो ये कथन किसने बोला है, वुडवर्थ ने बोला है। क्या बोला है भाई, बोथ आर यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही समान रूप से आवश्यक हैं, ठीक है, किसमें, वृद्धि और विकास में, ठीक है। यहां पर वृद्धि कर लीजिए, वृद्धि और विकास में। अब जो जाइगोट बना है, ठीक है, हमने बात करी XX और XY यानी फीमेल और मेल से मिल करके, मतलब फर्टिलाइज जब होता है एग तो एक जाइगोट बनता है। अब जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या अगर यूं कहें कि पेयर्स कितने होते हैं तो 23 पेयर होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 46 होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कितने जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के, यानी गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के, या 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। जैसा भी आपका मीडियम है उस हिसाब से आपको आंसर करना है। क्रोमोसोम आर थिंग दैट मेक ऑर्गेनिज्म व्हाट दे आर। भाई क्रोमोसोम की वजह से ही जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बनता है, उस हिसाब से उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती हैं और वो सेल को ग्रो करने में मदद करती हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जो क्रोमोसोम है वो किससे बना है, डीएनए से बना है, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए से, जिसके कुछ पैटर्न होते हैं और उनको हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। यू विल फाइंड द क्रोमोसोम एंड जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द सेल। अभी यहां से डायग्राम से थोड़ा और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भाई सेल होता है, हम जानते हैं, हम सभी जो है सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है यानी नाभिक, ठीक है। अब नाभिक में गुणसूत्र होते हैं यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। और उस क्रोमोसोम ने हमने बात करी कि डीएनए होता है, ये पैटर्न आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस याद रखना है। और डीएनए में इंफॉर्मेशन होती हैं जीन्स की, ठीक है। वो जीन्स आपको मतलब आप किस तरीके से आपका जो इंफॉर्मेशन है, एक तरीके से जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है खूब सारी, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या होगा, आपका आई कलर क्या होगा, आप फेयर होंगे या क्या कलर होगा, कॉम्प्लेक्शन होगा, ठीक है, ब्राउन कलर होगा या जो भी कलर है, हेयर का कलर, आई का कलर, स्किन का कलर, सब कुछ क्या है, ये जीन्स ही डिसाइड करते हैं। हेरिडिटी पे ये सब चीजें डिपेंड है। अब बात करते हैं ट्विंस की, ठीक है। तो अभी तक क्या था, जाइगोट फॉर्म हुआ, ठीक है, जाइगोट बन गया। कैसे बन गया भाई, XX और XY जब दोनों मिलकर के एग फर्टिलाइज्ड होता है, दोनों के मिलने से, यानी ओवम एंड स्पर्म दोनों के मिलने से जब एग
फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट फॉर्म होता है। अब जाइगोट जो है वो इनिशियली भाई एक जाइगोट बना, ठीक है, अब इनिशियली ये डिवाइड हो जा रहा है। यही जाइगोट अगर टूट जा रहा है दो भागों में तो आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होते हैं, यानी वो ट्विंस जिनकी शक्ल हूबहू आपस में सेम होती है, ठीक है। तो यहां क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप फ्रॉम वन ओवम। आइडेंटिकल ट्विंस रिजेम्बलेंस, आपने कई बार देखा होगा कि आप स्कूल में जब थे तो आपने देखा कि दो बच्चे थे वो सेम एज के थे और भाई बहन थे और उनकी शक्ल डिक्टो सेम थी, ऐसा आपने देखा होगा कॉलेज में, स्कूल में, या अपने आस पड़ोस में, ठीक है, या फिर स्टेडियम में, या जहां भी आप लाइब्रेरी वगैरह कहीं भी जाते हो, या आपके फ्रेंड के कोई है ना, आपके पापा के फ्रेंड का कोई बच्चा ऐसा होगा, आपने अपने सराउंडिंग में देखा जरूर होगा, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस को बहुत ही कॉमन है, कोई ना कोई एटलीस्ट एक तो होता ही है लाइफ में जो ट्विंस हो, ठीक है। अच्छा लगता है जब देखते हैं हम लोग, एकदम शॉक्ड हो जाते हैं स्टार्टिंग में, तो ठीक है। तो एक ही जाइगोट अगर डिवाइड होता है दो पार्ट में, ठीक है, तो वो क्या बनता है, दोनों का जेंडर सेम होता है, ठीक है। इसका जेंडर तो इनिशियली पता होगा, कुछ जेंडर होगा, ठीक है। अब ये जब डिवाइड होगा तो इन दोनों का भी जेंडर क्या होगा, सेम जेंडर होगा। तो आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं इनका जेंडर सेम होता है, दे ऑलवेज हैव सेम सेक्स एंड ऑलमोस्ट सेम इंटरेस्ट, ठीक है। इनका जो जीन्स है 98% लगभग कॉमन होता है, 97 to 98% कॉमन होते हैं इनके जीन्स, ठीक है। 1% 1-2% हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ तो अलग होता ही होगा, ठीक है। अब फ्रैटर्नल ट्विंस की अगर बात करें, फ्रैटर्नल ट्विंस क्या होते हैं भाई, आपने देखा कि डायग्राम से आपको क्लियर हो सकता है, आइडेंटिकल ट्विंस क्या है, ये है, और फ्रैटर्नल ट्विंस ये है, यानी एक स्पर्म से, एक एग और एक स्पर्म से जो जाइगोट बनता है उसको वो फर्दर डिवाइड होता है, वो फर्दर टूटता है तो आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। और अगर दो एग से, ठीक है, दो एग से जाइगोट बनता है, सॉरी दो एग अलग अलग जो हैं वो जाइगोट बने हैं, ठीक है, अलग अलग, यानी अगर बात करें तो हम जब भी फर्टिलाइज होता है एग, एक्स एक्स और एक्स वाई से होता है, एक बार में एक होता है, लेकिन अगर एक बार में दो हो गए हैं तो दो एग फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो यहां पर चांसेस है कि मान लीजिए एक्स एक्स बन रहा है और यहाँ एक्स वाई बन गया, यानी कि जो आपका ट्विंस है उसका जेंडर अलग हो सकता है, चांसेस है कि यहाँ डिफरेंट सेक्स हो सकता है, ठीक है। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट सेक्स, फ्रैटर्नल ट्विंस जर्मिनेट फ्रॉम टू सेपरेट ओवा, ठीक है, टू सेपरेट ओवा से बने हैं, यानी दो जाइगोट होते हैं और दो अलग अलग बेबीज होते हैं। वहीं अगर बात करें आइडेंटिकल की तो एक ही जाइगोट से बनते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होने, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस इनका रिजेम्बलेंस जो है वो क्या है, सेम दोनों लग रहे हैं और सेम जेंडर के हैं, लेकिन यहाँ पर भाई सेम भी हो सकते हैं, मिक्स भी जेंडर हो सकते हैं, मतलब गर्ल गर्ल भी हो सकती है और बॉय गर्ल भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कि बॉय और गर्ल भी हो सकते हैं, इसमें इसकी बात कर रही हूं मैं, ठीक है। गर्ल गर्ल भी हो सकते हैं, बॉय बॉय भी हो सकते हैं, भाई तीनों चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ गारंटी है कि यहाँ सेक्स सेम होगा, सेम जेंडर होगा, ठीक है। इनका जो एक तरीके से जीन्स है इन दोनों का एक तरीके से जो इंटरेस्ट है वो भी लगभग सेम होगा, लेकिन थोड़ा तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। कोई भी दो पर्सन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं हो सकते, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, ठीक है। क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं कि क्या दो ट्विंस एकदम सेम हो सकते हैं, फ्रैटर्नल या आइडेंटिकल ट्विंस की अगर बात करें तो नहीं, कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं हो सकते, वो कुछ ना कुछ यूनिक होते हैं। अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो भी 98 to 99% जीन्स इनके सिमिलर हैं, लेकिन 1 से 2% जो है जीन्स इनके अलग हैं, जो कि इनको अलग बनाते हैं। फ्रैटर्नल ट्विंस की अगर बात करें, नॉर्मल भाई बहन जो होते हैं उनके 50% जीन्स लगभग सेम होते हैं, ठीक है, 50% जीन्स सिमिलैरिटी होती है, बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम टू डिफरेंट स्पर्म एंड टू डिफरेंट एग्स, ठीक है। ये लगभग एक तरीके से नॉर्मल सिबलिंग्स जो होते हैं उन्हीं की कंडीशन है। अब डायग्राम देख लीजिए, आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोजाइगोटिक भी कहा जाता है, यानी एक जाइगोट है, एक जाइगोट से दो अलग अलग जाइगोट फॉर्म हो रहे हैं, तो इसको मोनो का मतलब वन और जाइगोट का मतलब तो जाइगोट, ठीक है। तो वन जाइगोट है अगर और ये फर्दर दो में डिवाइड हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, मोनोजाइगोटिक।
और यहां पर जो है डायजाइगोटिक, मतलब दो अलग अलग जाइगोट हैं और ये फर्दर जो है दो में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसमें दो अलग अलग बेबीज हैं, तो यहां पर क्या हो गया भाई, डायजाइगोटिक। डायजाइगोटिक जो है अनदर नेम है किसका, फ्रैटर्नल ट्विंस का। अब ये जो है मोर कॉमन है, ये ज्यादा कॉमन है। अगर इन दोनों में मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक की बात करें अगर कि दोनों में से ज्यादा कॉमन क्या है, तो डायजाइगोटिक ज्यादा कॉमन है। ठीक है, ए जो है इसमें सेम रिजेंबलेंस होती है, लेकिन बी जो है, ठीक है, नहीं सॉरी, यहां बी होगा यहां ए होगा, इनका सेम रिजेंबलेंस है। ठीक है, मोनोजाइगोटिक है ये, और इनका थोड़ा सा रिजेंबलेंस अलग है, यहां आप देख सकते हैं भाई, ये फ्रैटर्नल ट्विंस हैं। ठीक है, दीज आर दी फ्रैटर्नल ट्विंस, नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इंटरचेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर अब डेफिनेशंस की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो कुछ परिभाषाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आप मतलब इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जरूरी है। ठीक है, तो आनुवांशिकता क्या है, इसको एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये एंसेस्ट्रल स्टॉक है, यानी कि आनुवांशिकता को परिभाषित किया जा सकता है कि किसी को अपने पैतृक स्टॉक से उसके माता पिता के माध्यम से क्या मिलता है, ये क्या है, आनुवांशिकता है। आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी जो है किसी का एक तरीके से एंसेस्ट्रल स्टॉक है जो उसको पेरेंट से मिलता है। किसने बोला है, ये पीटरसन ने बोला है। वहीं हेरिडिटी इज नथिंग बट स्टोर्ड इन्वायरमेंट, मतलब जो स्टोर्ड इन्वायरमेंट है, जीन्स को क्या बोला है, स्टोर्ड इन्वायरमेंट बोला है, स्टैटिक बोला है। किसने बोला है, लूथर बर्बैंक ने। ठीक है, तो नाम थोड़ा सा याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। अब टाइप्स की बात करते हैं, आनुवांशिकता के प्रकार क्या होते हैं, तो जैविक आनुवांशिकता होती है, ठीक है, और सामाजिक स्तर की आनुवांशिकता होती है, सोसाइटल हेरिडिटी, बायोलॉजिकल हेरिडिटी एंड सोसाइटल हेरिडिटी। दो पार्ट्स की बात करें तो बायोलॉजिकल हेरिडिटी में क्या बोला जाता है कि हेरिडिटी जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है जीन्स और क्रोमोसोम के थ्रू, ये क्या है, बायोलॉजिकल है। ठीक है, वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जाती है और सेकेंड टू थर्ड और ऐसे ही जो है आगे तक जाती है। वहीं सोसाइटियल हेरिडिटी की बात करें तो जो भी कस्टम्स हैं, जो भी रीति रिवाज हैं हमारे, ठीक है, अब हम जो है जिसकी पूजा करते हैं, आगे जनरेशन उसकी करेगी, हमारे जो बच्चे हैं उसकी करेंगे, और फिर बच्चों के जो बच्चे हैं वो उसकी करेंगे। जो भी हम चीजें फॉलो करते हैं, ठीक है, हम दिवाली मनाते हैं तो आगे के बच्चे जो हैं वो भी दिवाली मनाएंगे, उनको हम चीजें सिखाएंगे। तो एक फैमिली से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हमारी सोसाइटियल हेरिडिटी जाती है, मतलब हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे बिहेवियर से उनके बिहेवियर में जाएंगे, तो वो कैटेगरी जो है सामाजिक स्तर की आनुवांशिकता कहलाती है। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता के सिद्धांत की बात करते हैं। क्या सिद्धांत होते हैं हेरिडिटी के, तो सबसे पहले तो वही समानता का सिद्धांत होता है। हेरिडिटी की बात करें तो समानता का सिद्धांत होता है, और इसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता के थोड़ा सिमिलर होता है ड्यू टू हेरिडिटी। ठीक है, क्योंकि उसके जीन्स इसमें बच्चे में आएंगे, माता पिता के जो जीन्स हैं वो बच्चे में आएंगे, इसलिए रिजेम्बलेंस का जो सिद्धांत है वो ये बताता है संतान हमेशा अपने माता पिता के समान होती ही है। ठीक है, तो रिजेम्बलेंस का ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस ये कहता है। वहीं वेरिएशन क्या है, इसका जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, रिजेम्बलेंस है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पूरा ही रिजेम्बलेंस है, पूरा सब कुछ जो है, सब कुछ भी होता है खैर, लेकिन भाई बाहर से देखने में आपको लग रहा है लेकिन अंदर से चीजें बिल्कुल डिक्टो नहीं होती सेम। ठीक है, मैंने बताया दो इंडिविजुअल बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, और यही जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, यानी नो टू पर्सन आर एग्जैक्टली अलाइक, मतलब कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं हो सकते। तो फर्स्ट टू हमने पढ़ा, पहला रिजेम्बलेंस का प्रिंसिपल पढ़ा, दूसरा वेरिएशन का पढ़ा, यानी भिन्नता का प्रिंसिपल पढ़ा, सिद्धांत पढ़ा। ठीक है, अब प्रतिगमन का सिद्धांत, प्रतिगमन का सिद्धांत क्या कहता है, रिग्रेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है, चिल्ड्रन एक्वायर ओनली जनरल ट्रेट्स, भाई बच्चा जो है, एक बच्चा अपने माता पिता के एकदम सिर्फ समान लक्षण ही प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब जैसे मैंने जो है फ्रेंच
लैंग्वेज सीखी तो जरूरी नहीं है हमारी आगे, जरूरी क्या, एकदम कोई जरूरी नहीं है कि आगे की जनरेशन जो है हेरिडिटी में ये इन्फॉर्मेशन ले ले, क्योंकि लैंग्वेज जो है आप बाद में सीखते हैं, अपने सराउंडिंग से सीखते हैं, ठीक है। तो वो किसका पार्ट है भाई, सोसाइटियल हेरिडिटी का पार्ट है, ठीक है। यहां हमने डिस्कस करा तो सोसाइटियल हेरिडिटी का पार्ट है, जो चीजें, जो स्किल, मैंने स्कूटी चलाना, कार ड्राइव करना सीखा तो सोसाइटियल हेरिडिटी में तो बच्चा सीख जाएगा, इन्वायरमेंट में आएगा तो सीख जाएगा भाई, ठीक है। देखेगा आसपास, उससे लर्न कर लेगा, सीख जाएगा। लेकिन कुछ ही ट्रेड्स जो है बच्चा अपने पेरेंट्स से ले सकता है, जनरल ट्रेड्स ले सकता है, सब कुछ नहीं ले सकता, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन ये बात करता है, प्रतिगमन का सिद्धांत ये कहता है कि जनरल ट्रेड्स जो है, समान लक्षण जो है वही बच्चा ले सकता है, सारे लक्षण नहीं ले सकता। अब अगर बात करें एनवायरमेंट की, बात करें वातावरण की, बात करें तो इसका क्या मतलब है, क्या रोल है इसका किसी बच्चे की लाइफ में, ठीक है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एनवायरमेंट भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बच्चे के विकास में, बच्चे के डेवलपमेंट में। एवरी चिल्ड्रन एनवायरमेंट हेल्प इन द नरिश एंड अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। एनवायरमेंट जो है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो आसपास का माहौल है, यही क्या करता है, अपब्रिंगिंग करता है बच्चे की, बच्चे को अच्छा माहौल मिलेगा तो उस हिसाब से वो बच्चा भी क्या है, उसकी परवरिश अच्छे से हो पाएगी। तो कुछ यहाँ पर भी स्टेटमेंट हैं जो कि महान लोगों ने बोले हैं, साइकोलॉजिस्ट ने बोले हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला है, एनवायरमेंट क्या है, वो सब कुछ है जो आप नहीं हैं, आपको छोड़ के जो भी है आपके सराउंडिंग में, सब क्या है, एनवायरमेंट है, ठीक है। ये लाइन किसने बोली है भाई, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोली है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको याद नहीं करना, लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। द एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट दिस हिज जीन्स। आपके जीन्स के अलावा आप पे जो भी चीजें प्रभाव डालती हैं वो किसका पार्ट है, एनवायरमेंट का पार्ट है, पर्यावरण का पार्ट है। एनवायरमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर दैट एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल ही बिगिन लाइफ। पर्यावरण सभी बाहरी कारकों को शामिल करता है जो जीवन शुरू करने के बाद व्यक्ति पर कार्य करती हैं। तो ये लाइन किसने बोली है भाई, वुडवर्थ ने बोली है। 3 लाइन हम पढ़ चुके हैं, 3 स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। कहीं कहीं आपको स्टेटमेंट भी देखने को मिलेंगे पेपर्स में, जैसे कि DSSB हो गया, स्टेट टेट्स हो गए, इसमें आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे। अब टाइप ऑफ 1-2 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा नंबर के नहीं आएंगे। अब टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट की अगर बात करें तो कितने तरीके के पर्यावरण होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल एनवायरमेंट होता है, इमोशनल होता है एनवायरमेंट यानी भावनात्मक वातावरण, और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, ठीक है। तो नेचुरल में भाई क्या चीजें आती हैं, जो भी चीजें नेचुरल है, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ कम्स इन नेचुरल एनवायरमेंट, ठीक है। जो भी भाई पत्थर हैं और भाई ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी जीवित हैं और कुछ नहीं जीवित हैं, गैर जीवित प्राणी हैं, गैर जीवित चीजें हैं, ठीक है, पृथ्वी पर, वो क्या है, नेचुरल एनवायरमेंट है। जैसे कि रॉक हो गए, माउंटेन हो गए, और कुछ भाई पेड़ पौधे हो गए, सब लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स। तो नेचुरल एनवायरमेंट से हम समझ गए भाई जो भी चीजें प्राकृतिक हैं, ठीक है, ये सब कुछ किसमें आती हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में आती हैं। इंटेलेक्चुअल की बात करें, ऑल सोशल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट मेंटल ऑफ द चाइल्ड। जो भी चीजें बच्चे को बौद्धिक स्तर पर जाकर के प्रभाव डालती हैं, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस, जो भी सोशल सामाजिक प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, उसकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, सब कुछ किस चीज का पार्ट है, इंटेलेक्चुअल एनवायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। जैसे कि लैंग्वेज हो गया, कॉग्निशन का ही पार्ट है, ठीक है। लैंग्वेज कॉग्निशन का पार्ट है, वो कैसे सीखेगा भाई, बच्चा सोचेगा, समझेगा थोड़ा, उसको तभी सीख पाएगा। इमोशनल एनवायरमेंट की बात करें तो लव, अफेक्शन, केयर, ठीक है, जहां पर इमोशंस की बात आती है वहां प्यार, केयर, कंसर्न की बात आ जाती है। तो ये सब कुछ किसका पार्ट है भाई, इमोशनल एनवायरमेंट का पार्ट है। अब सोशल एंड कल्चरल की बात करें, सामाजिक और सांस्कृतिक जो है भाई, जो भी हमारे कस्टम्स हैं, जो भी हमारी रीति रिवाज हैं, सोसाइटी के जो कल्चर्स हैं, ये सब किसका पार्ट है, सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट का पार्ट है, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का पार्ट है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कि क्या इतना पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस को डील कर पा रहे हैं या नहीं।
तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा, नेचर एंड नरिश का जो कंसेप्ट है वो क्या बताता है भाई? प्रकृति और पोषण अवधारणाएं क्या बताती हैं? गुणवत्ता बताती हैं या और पर्यावरण के बारे में बताती हैं, या शिक्षा और पर्यावरण के बारे में बताती हैं, या जेनेटिक और इन्वायरमेंट के बारे में बताती हैं, या इन्वायरमेंट एंड बिहेवियर के बारे में बताती हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो नेचर है वो किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज से एसोसिएटेड है? हेरिडिटी से एसोसिएटेड है। ठीक है, हेरिडिटी से है यानी जेनेटिक से है। ठीक है, और नरिश करना मतलब बच्चे की अपब्रिंगिंग करना, बच्चे का पालन पोषण करना, किस तरीके से बच्चा जो है उसकी परवरिश किस तरीके से हो रही है, पोषण बच्चे का किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आनुवांशिकी और पर्यावरण आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर? निम्नलिखित में से किसे स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है? ठीक है, स्थिर भाई जो सोशल स्ट्रक्चर है ये एक तरीके से भाई हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, जो भी हमारे आसपास का पर्यावरण है वो बदलता रहता है। जो भी हमने एजुकेशन ली है, ठीक है, डे बाय डे हर दिन कुछ हमें नया सिखाता है। एजुकेशन भी लिमिटेड नहीं है, तो हम ये तो भाई इसे तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। इन्वायरमेंट भी स्टैटिक नहीं है। हेरिडिटी जो है ये स्टैटिक है, एक बार आपके अंदर जो जीन्स आ गए वही हैं, बार बार हर दिन बदलते तो नहीं है आपके अंदर के जीन्स। ठीक है, तो ये जो है वंशागति ये जो है स्टैटिक है। नरिशमेंट जो है, अपब्रिंगिंग जो है, ये भी आपकी जो है पालन पोषण आपका जो है ये क्या है, ये भी वैरी करता है भाई, कोई स्टैटिक नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने आपका इतना पालन पोषण कर दिया उसके बाद सब कुछ रुक गया। ठीक है, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये चलती रहती है। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो सकता है? सेकंड का थर्ड ऑप्शन। आगे प्रोसीड करते हैं भाई। ह्यूमन पर्सनालिटी, भाई मानव का जो व्यक्तित्व है वो किसके परिणाम स्वरूप आता है, किसके परिणाम स्वरूप देखा जाता है? अपब्रिंगिंग यानी लालन पालन के परिणाम स्वरूप देखा जाता है, या फिर आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता होती है? मतलब क्या दोनों ही चीजें इंटरैक्ट होती हैं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों चीजों का रोल है, या फिर सिर्फ हेरिडिटी का एक तरीके से रिजल्ट है? ठीक है, ह्यूमन पर्सनालिटी रिजल्ट है हेरिडिटी का या आनुवांशिकता का, या फिर इन्वायरमेंट का रिजल्ट है? ह्यूमन पर्सनालिटी जो है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का एक रिजल्ट है। क्या चीज सही हो सकता है? आंसर करिए भाई, क्या हो सकता है सही? ठीक है, तो ह्यूमन पर्सनालिटी की बात करें तो ह्यूमन पर्सनालिटी को हेरिडिटी जो है भाई, जब वो बॉर्न होता है तो हेरिडिटी लेकर के बॉर्न होता है। ठीक है, और बाद में जब वो बॉर्न हो जाता है तो उसको जो भी सराउंडिंग मिलती है, जो भी एटमॉस्फेयर मिलता है, वो उसको बनाता है, उस बच्चे को बनाता है। ठीक है, बच्चे का किस तरीके से पालन पोषण हो रहा है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? इन्वायरमेंट पे करेगा, सॉरी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पे करेगा। ठीक है, गलती से फोर्थ ऑप्शन टिक हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मतलब दोनों ही चीजें जो है इंपॉर्टेंट है एक पर्सनालिटी बनाने में। इंटरैक्शन बिटवीन दी हेरिडिटी, और ये कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है एक तरीके से आनुवांशिकता और पर्यावरण की, दोनों के बीच एक सहभागिता होती है। दोनों ही चीजें जो है ह्यूमन की पर्सनालिटी जो है बनाती हैं। हम किसी एक चीज को नहीं कह सकते कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फैमिलीज में अगर देखें तो एक ट्रेट चलता है, कुछ लक्षण होते हैं परिवार में जो चलते रहते हैं। ठीक है, तो किसकी मतलब क्या चीज निम्नलिखित में से किस चीज की वजह से ऐसा होता है? परिवार के एटीट्यूड की वजह से, रवैये की वजह से, पारिवारिक शिक्षा की वजह से, परिवार के स्वभाव की वजह से, या फिर पारिवारिक वंशावली की वजह से, पेडिग्री की वजह से, फैमिली पेडिग्री, फैमिली ओरिजिन, या फिर फैमिली टेम्परामेंट, फैमिली एजुकेशन, या फिर फैमिली एटीट्यूड? तो जो भी ट्रेड्स हैं वो एक तरीके से वंशावली यहां पर सही हो सकता है, पारिवारिक वंशावली सही ऑप्शन है। ठीक है, तो जो भी भाई ट्रेड्स हैं वो फैमिली दर फैमिली जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं। ठीक है, एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जनरेशन वाइज जा रहे हैं। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जो कि एटीट्यूड की वजह से नहीं है, एजुकेशन की वजह से नहीं है, परिवार के स्वभाव की वजह से नहीं है, टेम्परामेंट्स की वजह से नहीं है,
ओरिजिन की वजह से है, पेडिग्री की वजह से, वंशावली की वजह से। अब हमने एक क्वेश्चन करा था ट्विंस पे, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डायजाइगोटिक ट्विंस पे करा था, ठीक है। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, फ्रैटर्नल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, क्या होते हैं भाई बताना है आपको। मोनोजाइगोटिक का मतलब एक जाइगोट है, ठीक है, और फर्दर ये जो है दो पार्ट में हो जाता है डिवाइड। तो ये जो है भाई एक ही पीस का टुकड़े होते हैं, ठीक है, आधे आधे हो गए। अब इनका जो जेंडर होगा, इन दोनों का भी सेम जेंडर होगा, यानी आइडेंटिकल होंगे। और डायजाइगोटिक में दो जाइगोट होते हैं, दोनों का अपना अलग अलग जेंडर हो सकता है, ठीक है, तो ये फ्रैटर्नल होते हैं। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नाम से आपको याद करना है, तोड़ तोड़ के ब्रेक ब्रेक करके याद करिए, समझिए, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता से संबंधित है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मेनली रिलेट करता है किससे, हेरिडिटी से। भाई किसी भी बच्चे का जो एक एटीट्यूड है अपने सहकर्मी की वजह से, अपने दोस्त के लिए, पीर ग्रुप के लिए, वो क्या हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर है, या फिर बच्चे का जो सोचने का तरीका है वो एक हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस्ड है, आई कलर है, और पार्टिसिपेशन है सोशल एक्टिविटीज में, ठीक है। इसमें से भाई ऐसा भी हो सकता है कि दो चीजें, दो ऑप्शन आपको लग रही हो कि हाँ ये भी हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस्ड होता है, ये भी होता है। तो जो मेजर आपको लग रहा है, ज्यादा जो भाई आपको लग रहा है कि हाँ ये जो है हेरिडिटी से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, उसको आपको टिक करना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 1 और 2 बोथ वाला कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो आई कलर है, हेयर कलर है, स्किन कलर है, ये ज्यादा जो है हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो जो आंखों का रंग है यहाँ पर सही आंसर हो सकता है, हो सकता क्या है, ठीक है, नो डाउट। आई कलर जो है किस पे डिपेंड करता है भाई, हेरिडिटी की वजह से होता है। भाई ऐसा फादर की अगर आंखें नीली हैं तो हो सकता है कि बच्चे की भी आंखें नीली हो, या हो सकता है भाई माता और पिता दोनों की अगर नीली है तो भाई बहुत चांसेस हैं कि बच्चे की भी नीली ही होंगी, ठीक है। कभी कभी भी होता है भाई फादर की ब्लू आईज है लेकिन मदर की ब्राउन है, तो बच्चे की अगर ब्राउन निकल गई तो ये मदर की वजह से है, ठीक है। तो चलिए गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो भी लोग नए जुड़े हैं, नए आए हैं चैनल पे, वो लोग जुड़ जाएं फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से कनेक्ट होने के लिए। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा पूरा सेशन आप जरूर बताइएगा हमें, और थैंक यू सो मच। कमेंट करिएगा, बताइएगा भाई, पता चलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।